अब जो है थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कितना टाइम बचा है, 1 घंटा बचा। तो 1 घंटा में मैं सोच रहा हूँ इकोलॉजिकल पिरामिड बता दूँ, वो जो फैक्टर्स को छोड़ करके इकोलॉजिकल पिरामिड बता सकता हूँ और फूड चेन पिरामिड बता सकता हूँ। पिरामिड आपको क्वेश्चन मिल जाएगा फटाफट। अब एबायोटिक फैक्टर को छोड़कर हम बैटिक फैक्टर पे आ रहे हैं। अब आपको 1 घंटे के अंदर शॉर्टली बहुत कुछ कॉन्सेप्ट देते हैं। फूड चेन, फूड गैप्स, 10% ला और इकोलॉजिकल पिरामिड। भूमि का ढलान, अब उसको भूमि का ढलान, भूमि का ढलान पिछली बार। अब उसको छोड़ दो, वो जो नारो टाइप में नोट दे देंगे, शॉर्ट कर दे देंगे, वो अपना हो जाए। क्या फायदा उसका टाइम वर्क, वो चीज़ मैं इसलिए कह रहा था। जैसे सॉइल प्रोफाइल को ले हुए, सॉइल प्रोफाइल को पूरा देखोगे, ये सब बताएं जो सब पढ़ा रहे थे सबसे पहले भारत का भूगोल उससे नॉर्मली बताएंगे। अच्छा दूसरी बात, कोई चीज़ ऐसी नहीं होगा उसको बता दें कैसे क्या होगा, उसको शॉर्ट नोट दे देंगे। जो चीज़ नेक्स्ट की आएगी वो चीज़ आप देख लीजिए। फूड चेन, फूड वेब्स, 10% बिलोंग और इकोलॉजिकल पिरामिड, ये मोस्टली आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ फूड चेन आप जान ही रहे हो कि किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में, अच्छा ये बताइए, इस पृथ्वी के धरातल पर जो ऊर्जा का जो स्रोत है इस पृथ्वी के ऊपर, ऑटोमेटिक सोर्स किसका है? सूर्य का। चाहे वो समंदर की लहरें हों, चाहे वो हवा की लहरें हों, चाहे आपकी भुजाओं के अंदर जो ताकत है वो हो, चाहे आपके आंख की रोशनी हो वो हो, सभी प्रकार की ऊर्जा का स्रोत क्या है? उस ऊर्जा को हम लोग क्या डायरेक्ट सूर्य की ले पाते हैं? नहीं। तो देखिए कैसे सर क्या करता है आदमी, जो विटामिन डी के रूप में थोड़ा सा कभी ये प्रकाश संश्लेषण तो एक्चुअली कैल्शियम, उसमें जो कैल्सिफेरॉल वगैरह जो बनता है वो दूसरी वजह से रिएक्शन बनता है, बहुत थोड़ी मात्रा में। क्लोरोफिल है। ये देखिए कलम है, ये कलम अगर हम इसको कर रहे हैं तो टूट रहा है? नहीं टूट रहा है। क्यों? ये किसी बंधन से, किसी बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। किसी बंधन से, किसी बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तभी नहीं टूट रहा है। इन दोनों मॉलिक्यूल्स को जोड़ना, और जोड़ेगा कौन? ऊर्जा ही तो जोड़ेगी। और इन दोनों मॉलिक्यूल्स को क्लोरोफिल्स के अंदर ये सन की ऊर्जा आती है, यही दोनों पकड़ के जोड़ देती है। ठीक है, और बनेगा क्या? C6H12O6 यही तो। अब देखिए ये प्रोसेस क्या हुई? फोटो, इसमें क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना।
एनिमल क्वेश्चन कर रहा है, ये जो बना बनाया चीज है इसी को ले लिया, ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, एनर्जी। देखिए यही दोनों जुड़े थे, यही बने थे। मनुष्य ने खाना खाया, रिस्पिरेशन में ये ले लिया, और ऑक्सीजन क्या किया, सांसों से ले लिया। ऑक्सीजन क्या करती है, जलाती, ऑक्सीडाइज करती है। इसने क्या किया, इसको तोड़ दिया। इसको तोड़ा क्यों है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल के अंदर ऊर्जा छुपी हुई है। अब वो कौन सी ऊर्जा थी, यही ऊर्जा जो थी, जो ऊर्जा इस दोनों को जोड़े थी, वही ऊर्जा को मनुष्य को निकालना है पास। प्रकाश संश्लेषण CO2 वाटर के मॉलिक्यूल्स को किसी ऊर्जा ने जोड़ा था ना, और वो ऊर्जा कौन सी थी, सन की थी। वही जो छिपी हुई ऊर्जा सन की जोड़ा था, उसी को हमको ले लेना बस, और कुछ नहीं करना है। इसके लिए क्या किया, इसको प्रकाश संश्लेषण में जोड़ करके बना दिया, और हमने क्या किया, इसी को ले लिया। और जो प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन मिली थी, उसको सांस ले। अब देखिए ये मॉलिक्यूल इसको तोड़ेगी तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी। वही तो बना जो ये दोनों मिला था, बस हमने ले लिया। अब हमारी चाहत क्या थी, एनर्जी के, हमारी चाहत ऊर्जा है, और ये टूट कर कहां से आई है, यहां से टूट कर आई। और फिर जो टूट जाते हैं वह भुला दिए जाते हैं, जो टूट जाते हैं वो भुला दिए जाते हैं। इसलिए टूटना नहीं है, ये हमारा कहने का मतलब है। मेरी बात समझे नहीं आप, ये मॉलिक्यूल दोनों को जोड़ा था किसी ऊर्जा ने, और ये ऊर्जा कौन सी थी, सन की थी, और सन की ऊर्जा भी तो हमें लेनी है। हमने क्या किया, इसको अच्छा हम डायरेक्ट ले नहीं पाते, और इन्होंने इसको जोड़ करके पौधे ने बनाया, इसका बना बनाया चीज ये ले लिया, पौधे का बना बनाया ये भी ले लिया, तो ये दोनों चीज तो है। और फिर इसको आपने लिया, इसी को हम सेलुलर रिस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन ही रियल रिस्पिरेशन होता है। सिंपली जस्ट इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ द एयर इज नॉट रिस्पिरेशन। केवल सांसों का अंदर लेना और बाहर निकालना श्वसन नहीं होता है। श्वसन जो होता है एक कोशिका के अंदर, प्रत्येक कोशिका के अंदर जब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एंटर करेगा, जब प्रत्येक कोशिका के अंदर ऑक्सीजन एंट्री करेगा, और जब ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज करेगा, तोड़ेगा, तो ये चीज बनेगी, और यही ऊर्जा जब मिलेगी, ये रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन इज जस्ट नॉट सिंपली इनहेलिंग, अंदर केवल सांसों का लेना और बाहर निकालना रिस्पिरेशन नहीं है। रिस्पिरेशन हर एक कोशिका, इस कोशिका के एक कोशिका के अंदर ये क्रिया होती है। ऑक्सीजन सर, ऑक्सीजन वहन करता है ना वो सर, एचपी इसमें रहता है। देखो हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन कैसे कहाँ पे है, ब्लड में। और ब्लड में कैसी कौन सी जगह है जहाँ पर ब्लड ना पहुँच रहा है, काट दो हल्का से खून निकलेगा। अब देखिए ये क्रिया किसने किया, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई, और ये क्रिया क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन मैंने कल दिखाया था कि प्रकाश संश्लेषण की बिल्कुल उल्टी क्रिया क्या होती है, ठीक। अब देखिए इसको अगर ना बना लीजिए, सीधे आता है सवाल। रिस्पिरेशन में पूछेगा कौन सी गैस इस्तेमाल होती है, रिस्पिरेशन में कौन सी गैस इस्तेमाल हो रही है,
पूछेगा रेस्पिरेशन में कौन सी गैस से एलिमिनेट होती है? फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस इस्तेमाल हो रही है? CO2 कौन सी निकल रही है? O2 यही सब चीज पूछता है। कमीशन बार बार पूछता है ये कि बताइए जो ऑक्सीजन मिली है कहाँ से टूट के आई है? पहले ही सब लोग क्लियर कर लिए, अभी बात के लिए। अब देखिए क्या हटाए इसको। हटाओ। इसका मतलब हुआ कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करेगा? प्लांट करेगा। और प्लांट से डायरेक्ट ऊर्जा कौन लेगा? एनिमल लेगा। एनिमल। तो प्लांट्स जो खाना बनाता है उसको T1 कहते हैं, और प्लांट को जो लेगा उसको T2 कहेंगे। और कौन लेगा? एनिमल लेगा। इसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर, उपभोक्ता। अच्छा ये बताइए, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं डायरेक्ट प्लांट को तो नहीं खाते, अब कुछ एनिमल डायरेक्ट प्लांट को खाते हैं। जो डायरेक्ट प्लांट को खाते हैं शाकाहारी। वो हर्बीवोरस यानी शाकाहारी से बोलते हैं। अब शाकाहारी का मतलब है हमें सिर्फ फूड चेन में खाना पड़ता है। और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट प्लांट को नहीं, एनिमल को खाते हैं। तो जो एनिमल को खाएगा वो क्या होगा? D3। और जो और बड़े एनिमल्स को नहीं, द्वितीय खाएगा कौन होगा? T4। यही चीज होती है, ज्यादा नहीं होती है आगे तक। अब मेरी बात सुनो, ऊर्जा केवल जो काम हो रहा है T1, T2, T3, T4, T5 यहाँ तक सिर्फ किस चीज का मूवमेंट हो रहा है? एनर्जी का। एनर्जी ही तो जरूरत है, और क्या? एनर्जी ही तो जरूरत है। और ये एनर्जी समस्या ही हमेशा ध्यान रखिएगा, इसके पास जितनी ऊर्जा होगी इसका जितने पास होगी इसके पास ऊर्जा कितना जाएगी? तो अगर 1000 किलो कैलोरी इसके पास है T1 के पास, तो इसके पास कितनी बचेगी? 100। इसको जब ये लेगा तो कितना बचेगी? 10। इसके पास बचेगा तो कितना बचेगा? 1। 0.1। मतलब ये है कि इस पृथ्वी के ऊपर अगर सारे पौधे को जो बायोमास बना है उसको तौल दिया जाए, और ये लास्ट शेर वाला है इसको तौल दिया जाए, तो कौन भारी पड़ेगा? प्लांट बढ़ जाएगा। 4 पेड़ लाके से कर दिया तो पूरा एक देश के जितने शेर हो उससे कम रहेगा। पूरे देश में कितना शेर हो जाता? 2600 कितना है इस समय डाटा? 2600 शेर इंडिया में, क्योंकि इतना बड़ा कंट्री, इतना डाइवर्सिटी है। और कम से कम 100 पेड़ अगर लाके एक तराजू रख दिया जाए और 2600 शेर पे उधर रख दिया जाए तो पेड़ तो भारी हो जाएगा। और जो बायोमास बना है उस बायोमास में भी तो ऊर्जा ही तो है कि नहीं? अब देखिए इसीलिए जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी पॉपुलेशन घटती चली जाती है। समझ रहे ना? टॉपिक लेवल में ट्रॉफिक लेवल है उसकी पॉपुलेशन तादाद उस तरह बहुत एक बेसिक एनालिटिकल से समझा रहा है, फैक्चुअल नहीं होगी और इससे ज़्यादा सही रहेगा। मतलब छोटा सा एग्जाम्पल, छोटा सा इतना ही कि T5 में मान लिया गिद्ध आ जाता या बाढ़ आ जाता, गिद्ध जो सबसे ज्यादा ट्रॉफिक लेवल है,
और उसको सारे गिद्ध को तौल दिया जाए, कितना गिद्ध कहीं दिखता है, कहीं नहीं दिखता है। और प्लांट को तौले बहुत ज्यादा होगा, और वो जंतु जो डायरेक्ट प्लांट को खा रहे हैं, गाय, भैंस, हिरन, बकरी, इनकी तादाद हर जगह देखो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और जो T1 है जो डायरेक्ट ले रहा है वो तो हर वक्त चाहते हैं। तो जितने ही जो ट्रैफिक लेवल कम होगा उसकी तादाद ज्यादा रहेगी, और जो ट्रैफिक लेवल ऊंचा बढ़ता जाएगा उसकी पॉपुलेशन कम होती जाएगी। समझ गए बात कि नहीं? और इससे आप देखो इससे समझ में आता है कि जब ऊर्जा का ट्रांसफर केवल 10% हो रहा है, ऊर्जा का ट्रांसफर केवल 10% हो रहा है, इसीलिए ट्रैफिक लेवल की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती, क्योंकि बहुत ज्यादा करोगे तो ऊर्जा पूरी खत्म हो जाएगी। असल सबसे ज्यादा ट्रैफिक लेवल का कौन है इस समय? उल्लू। कितना उल्लू दिखाई पड़ा। अब ये ना कहो कि आदमी सब उल्लू है, तो उसका आदमी थोड़ी रियल उल्लू वाला वो बताओ बहुत कम टॉप का दिवस माना टॉप माना जाता है। तो उल्लू है और सब घटक किसमें आएंगे? देखा बुलडोजर जो होता है वो टॉप पे भी आ जाएगा कि मनुष्य सबको खा जा रहा है। तो आप देखिए उनकी तादाद बायोमास देखिए लास्ट में कम नहीं हो गया, पूरा कम हो गया। अच्छा, इकोसिस्टम चाहे वो लैंड का हो, लैंड में चाहे वो ग्रॉसलैंड हो, चाहे वो खेत हो, एग्रीकल्चर लैंड हो, चाहे वो डिजर्ट हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो। देखिए जो जमीन होगी ग्रॉसलैंड भी होगा, डिजर्ट भी होगा, फॉरेस्ट भी होगा, सबके अंदर एक फूड श्रृंखला, एक चैन श्रृंखला होगी कि नहीं होगी? होगी। इसके अंदर भी फूड श्रृंखला होगी, होगा, इसके अंदर भी होगा, सबके अंदर। तो फूड चैन चाहे वो तालाब, चाहे जंगल हो, चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे वो खेत का मैदान हो, सबके अंदर ये श्रृंखला होगी कि नहीं होगी? अच्छा, आप देखिए छोटा सा एग्जांपल होता है। अब देखिए तो फूड चेन हो ही रही है। अब देखिए दूसरा ये है कि मान लिया एक घास है, घास को किसने खाया? टिड्डे ने। टिड्डा वाले खा लिया। और दूसरे टिड्डे को किसने खा लिया? वो क्या मेढक ने? मेढक खा लिया। मेढक को सांप ने खा लिया। मेढक को सांप ने खा लिया। सांप को किसने खा लिया? मोर खा लिया। एक बात है, एक खाद्य श्रृंखला ये हुई, दूसरी खाद्य श्रृंखला सेम यही चल रही है, तीसरी खाद्य श्रृंखला सेम यही चल रही है। अच्छा ये बताइए अब मेरी बात, ये तीनों खाद्य श्रृंखला चल रही है ना, घास ग्रास है, टिड्डा है, ये तीन एक ही इकोसिस्टम में कई श्रृंखला चल रही है। क्या इसका मेढक, ये मेढक, इस खाद्य श्रृंखला का मेढक इसके टिड्डे को नहीं खा लेगा? मौका मिलेगा खा लेगा। उसको क्या पता भाई कौन सी खाद्य श्रृंखला का है? क्या इसका जो इस खाद्य श्रृंखला का जो मेढक था इसके टिड्डे को नहीं खा लेगा? खा लेगा। क्या इसका टिड्डा इसके घास से नहीं खा लेगा? और इसका घास, इसका जो टिड्डा इसको नहीं खा लेगा? खा लेगा, मौका जा मिलेगा। ये मेढक इसको भी खा लेगा, खाएगा कि नहीं खाएगा? तो एक ही इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं चलती रहती हैं, और सभी खाद्य श्रृंखलाएं इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र नहीं होती हैं।
सभी खाद्य श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं और सभी खाद्य श्रृंखला जो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं इसी को क्या बोला गया? फूड वेब। बात समझे? बात समझेंगे? समझे बात? देखो तो बना देने तो आदमी सोच रहा है वो होगा। एक घास है, घास क्या होगा? टिड्डा। टिड्डा को किसने खाया? मेंढक को किसने खाया? सांप। और सांप किसने खाया? नेवला। नेवला पीकॉक मार डालेगा, नेवला खाएगा वो तो सांप अगर लड़ाई है, प्रतिष्ठा स्वाभिमान की लड़ाई, तो वो मार तो खाता थोड़ी भाग जाएगा। तो एक खाद्य श्रृंखला ये हो गई, यही खाद्य श्रृंखला दूसरी भी चलेगी, तीसरी भी चलेगी, चौथी भी चलेगी और एक ही फूड चेन, एक ही इकोसिस्टम में चल रही है। बात समझ रहे हो ना आप लोग? जिसका गोला समझ लीजिए कि वही है। बात समझ रहे? ये सारे गोले हैं जो वही एक ही, देखिए किसी इकोसिस्टम में वो सीक्वेंस, वो चैन जिससे ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ का क्या मतलब होता है? स्वपोषी, परपोषी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसको क्या बोला गया? फूड चैन। एक सीक्वेंस में स्वपोषी परपोषी एक दूसरे जुड़े हुए ना, इसको कहा गया फूड चेन। एक ही इकोसिस्टम के अंदर, एक ही पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर केवल एक खाद्य श्रृंखला नहीं होती है, बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं जो आप देख रहे हो। एक खाद्य श्रृंखला ये हुई, दूसरा हुई, तीसरा हुई, चौथा हुई और पांचवा हुई। सारे खाद्य श्रृंखला एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। क्योंकि इस वाले खाद्य श्रृंखला के सांप को इस वाला को मेढक कर इसको भी खा जाएगा और इस वाला सांप का जो रहेगा मेढक उसको भी खा लेगा। यही क्रिया तो सबके साथ होगी। तो किसी इकोसिस्टम में केवल एक खाद्य श्रृंखला नहीं होती है, कई खाद्य श्रृंखला होती है और सभी खाद्य श्रृंखला स्वतंत्र रूप से नहीं होती है। सभी खाद्य श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ी होती है। उस जुड़ने के कारण जो जाल बनता है उसी को फूड वेब। किसी कोई दिक्कत समझ आया? नहीं आया? कुछ लेकिन थोड़ा सा कोई हो नहीं नॉर्मल चीज है। और केवल एक चैन में जो जीव एक दूसरे से जुड़े हुए एक चैन में, उसको फूड चेन कहा गया। क्या हम लोग भी फूड चेन का पार्ट है? कैसे हो? आदमी से सब कुछ यही तो बोल रहे हैं, घबराने क्या बोल तो सब्जी खाए हैं, अनाज खाए हैं, दाल चावल सब चीज तो है। हम लोग डायरेक्ट इससे जुड़े नहीं है। जंतुओं का मतलब मुर्गा खाए तो होगा, लेकिन हो तो चैन के पार्ट। तो फूड चैन के मतलब जिससे एक स्वपोषी परपोषी एक श्रृंखला में जुड़े होते हैं, इसी को खाद्य जाल कहते हैं। किसी एक इकोसिस्टम के अंदर केवल एक खाद्य श्रृंखला नहीं होती है, कई खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। सभी खाद्य श्रृंखलाएं
इंडिपेंडेंट आपस में नहीं होती हैं, सभी खाद्य श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं उसे वो फूड वेब। अब देखिए स्वकोशी ये है प्लांट स्वकोशी है। कहां से ऊर्जा मिला इसको? ऊर्जा का ट्रांसफर एक ट्रॉपिक से दूसरे ट्रॉपिक, तीसरे ट्रॉपिक, चौथे ट्रॉपिक, पांचवें ट्रॉपिक, ये जो चल रहा है T1, T2, T3, T4, T5, ऊर्जा का ट्रांसफर केवल 10% ही होता है, इसीलिए इसको कहा गया 10%। और इसका एक नाम है, बताइए, लिटवेंस। 10% लाभ और लिटवेंस। इस तरह से फ्लो चार्ट बना लीजिए। जैसे एक ही मतलब आपने बताया सारी खाद्य श्रृंखलाएं जो हैं एक ही जैसी होंगी। हाँ एग्जाम्पल हो सकता है कि मतलब कोई जानवर दूसरा मतलब हाँ कोई कीड़ा पकड़ा दूसरा, मतलब एक ही इकोसिस्टम में अनेक प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं हो सकती हैं और वो आपस में नहीं, दो प्रकार की डिवीजन हुआ, दो प्रकार की, वो भी बताने जा रहा हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ जैसे ये टिड्डा की जगह दूसरा, टिड्डा की जगह गाय हो सकती है। मतलब मैं यही कहा अलग अलग हो सकती है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया, जो T1 को खाएगा, जो T2 को खाएगा, T3 खाएगा, ये चीज ये बदल भी सकता, कोई इसी बात नहीं, वो अपने हिसाब से। लेकिन जो एवरेज आइडियल है इसका, अब मैं बता रहा हूँ जो आप पूछना चाह रहे हैं। फूड इसको बना लीजिए, फूड चार्ट बना लीजिए, फ्लो चार्ट बना लीजिए इस तरह से। सर जी सब जगह बुलाई सब। देखिए मैंने ये कहा कि जो प्लांट बनाता है खाना उसके पास पूरा जितना रहेगा, और जो प्लांट को खाता है इसके पास जितनी ऊर्जा होगी उसका केवल इसमें 10% ही ऊर्जा ट्रांसफर होगी। अरे भाई जैसे बकरा है, अरे भाई जैसे प्लांट है, बकरा खाया इसने, तो प्लांट के अंदर जो ऊर्जा है वो टोटल उसका कितना ट्रांसफर हुआ? 10%। और फिर जब इसको जिसने खाया, इसको कौन खाएगा? जानवर नहीं खाएगा। शेर मिल जाएगा तो शेर बचेगा, लेकिन उसके अंदर जो ट्रांसफर होगा वो इसका 10%। जैसे इसके पास 100 कैलोरी है, 0 कैलोरी है, इसको जिसने खाया ये टोटल कितना हुआ? 100 कैलोरी का 10 कैलोरी किलो कैलोरी हो जाएगा, और 90 तो इसके पास रहेगा ही। 90 का इसको खा लिया, 100 रुपया, बाकी जो है बचा वेस्ट एलिमेंट के बेकार सब खराब हो जाएगा। इसका लिख रहा हो, इसका फ्लो चार्ट बना लो तो अपने आप समझ जाए फूड चेंज या फूड वेब जो है 10% लाभ हो जाएगा। हम इसको नोट दे देंगे या लिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारा कहने का मतलब है कि ये सब बेसिक चीजें जो कॉन्सेप्चुअल आएगा मैं उसको भी लिखवाऊंगा। हिंदी में लिख लीजिए जाए, किसी इकोसिस्टम के संचालन हेतु, किसी इकोसिस्टम के संचालन हेतु किसी इकोसिस्टम के संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
इकोसिस्टम के संचालन हेतु क्या चीज जरूरत होगी? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवों में ये ऊर्जा खाद्य पदार्थों के माध्यम से होती है। जीवों में ये ऊर्जा खाद्य पदार्थों के माध्यम से पहुंचती है। फूड चैन के लिए फूड चैन यानी खाद्य श्रृंखला खाद्य श्रृंखला से बोलते हैं विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक ऐसा क्रम है। खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक ऐसा क्रम है जिससे किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। लिखिए आगे जीवों का ऊर्जा का ये प्रवाह जीवों में ऊर्जा का ये प्रवाह एक दिशीय होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, एक दिशा में होता है। ठीक है? मतलब यह है ऊर्जा, यही सवाल पूछा जाता है, फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी यहाँ से इधर जाएगा, ऐसा नहीं यहाँ से फिर वापस लौट जाएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा। ठीक है, आगे लिख लीजिए। एक थोड़ा सा एक बात बताते हैं, आप देखिए खाद्य श्रृंखला पर लिख लिया, फूड वेब भी लिख लेंगे, लिखा दे लिख लो, फूड वेब खाद्य जाल हम इसे बोल दे रहे हैं पूरी लैंग्वेज में। लिख लीजिए किसी इकोसिस्टम के अंदर एक से अधिक खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। खाद्य श्रृंखला स्वयं में स्वतंत्र नहीं होती है। खाद्य श्रृंखला स्वयं में स्वतंत्र नहीं होती है। स्वतंत्र नहीं होती है। सभी खाद्य श्रृंखला एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सभी खाद्य श्रृंखला एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और ये जुड़ करके खाद्य जाल बनाते हैं। ठीक है, देखो खाद्य श्रृंखला में केवल एक बना लो ऐसे ही, अब खाद्य जाल में 3-4 बना लो और सब दूसरे से जोड़ 3 रूल मार दो। लिख लीजिए खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह
खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक स्तर से दूसरे स्तर तक केवल 10% होता है। इसी को 10% लाभ कहते हैं। इसी को 10% लाभ कहते हैं या इसी को लिंडमांस लाभ कहते हैं। लिंडमैन्स लॉ कहते हैं। लिंडमैन्स LINDMAN लिंडमैन्स लॉ। ठीक, लिंडमैन्स लॉ। तो फूड चेन भी हो गया और फूड वेब भी हो गया और 10% लॉ। फूड चेन दो प्रकार का होता है, लेकिन फूड चेन अगर से फूड चेन दो प्रकार का होता है। Food chains are two types. First is grazing food chain, दूसरा detritus food chain। grazing food chain क्या है? grazing का मतलब चरने वाला। grazing का मतलब क्या है? grazing चरते ग्रेजिंग हो जाता है। goat is grazing grass। grazing वाले चरना। और detritus का मतलब सड़ी गली चीजें। देखो मेरी बात, अगर फूड चेन की शुरुआत जैसे ये है क्रॉस से हो रही है, घास से। अगर फूड चेन की शुरुआत घास से हो रही है, ये P1 है, P2, P3, P4, P5, P6। अगर फूड चेन की शुरुआत घास से होती है तो इसको ग्रेजिंग फूड चेन। नहीं समझे? जैसे चेन था तो पहला अगर लेयर P1 अगर ग्रॉस है, प्लांट है, तो इसको क्या बोलेंगे? ग्रेजिंग फूड चेन। कोई बात? अगर फूड चेन की शुरुआत सड़ी गली चीजों से हो रहा है, जैसे गोबर और गुड़ है, उसको केचुआ खाया, केचुआ को मौका मिल गया, मेढक ने खा लिया, मेढक और मेढक को सांप ने खा लिया, सांप को मोर ने खा लिया, चेन तो बन गई। अगर फूड चेन की शुरुआत यानी पहली कड़ी सड़ी गली चीजों से शुरू हो रही है तो कौन सा चेन होगा? detritus food chain। किसी को दिक्कत? लिख लीजिए, आप लिख लोगे ना? ग्रेजिंग फूड चेन लिख लीजिए। हिंदी में क्या कहते हैं? दोनों सड़ी गली चीज। देखो मैं लिख रहा हूं, अगर खाद्य श्रृंखला की शुरुआत घास से शुरू होती है तो ग्रेजिंग फूड चेन। अगर खाद्य श्रृंखला की शुरुआत सड़ी गली चीजों से शुरू होती है तो detritus food chain। समझ में सबको आ रहा है ना? कोई दिक्कत? बस मान ले गई, समझ ले, अगर समझ गए बेड़ा पार है पूरा। सीधे फूड चेन हो गया, फूड वेब हो गया, 10% ला हो गया, लिंडमांस ला हो गया, detritus फूड चेन हो गया, ग्रेजिंग फूड, सब आपको मान सकती है। दूसरा वाला एग्जांपल बताइए। दूसरे का एग्जांपल कोई नहीं, जैसे गुड़ है, मान लीजिए जैसे है गुड़ होता है नहीं,
इसके अंदर केचुआ अगर सड़ी गली चीजें खा पी रहा है, नहीं, केचुआ सड़ी गली चीजें नहीं खाएगा, मिट्टी खाएगा, उसके साथ मिट्टी उसकी जो ऑर्गेनिक चीजें वो खाता है। ऑर्गेनिक का मतलब सड़ी गली चीजें। केचुआ जैसे बाहर निकला, खा लिया केचुआ, या केचुए का मछली मारते हैं लोग, देखा कि नहीं? यस सर। चारा उसी मछली कांटे में लगा करके फिर मछली मारते हैं। और पहला जो शुरुआत फूड कहाँ हुई? केचुआ और छोटी मछली और मछली को मनुष्य चैन बना, तीन का बना, चैन तीन ही बना। तो केचुए को किसने खाया? मेढक किसने खाया? सांप ले लो। सांप को किसने कर लिया? मोर ले लो। तो ये शुरुआत सड़ी गली चीजें शुरू हुई ना। आप समझ कितनी चीज समझे? खाद्य चैन, फूड चेन, फूड वेब्स, 10% लॉ, और क्या? और टाइप्स ऑफ फूड चेन। अच्छा आप देखिए मसला क्या है। इकोलॉजिकल जो फूड चेन था, जो फूड चेन था T1, T2, T3, T4 था, इसको हम ग्राफ, इनका जो रिलेशन है, अगर हम ग्राफ्स इसको पिरामिड के शेप में रिप्रेजेंट करें, अगर हम इनकी जो रिलेशन है पिरामिड के रूप में रिप्रेजेंट करें, तो इसी को इकोलॉजिकल पिरामिड नहीं समझेगा। अब देखिए कैसे कैसे करेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है 3 प्रकार का होता है। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा, एनर्जी। अब देखिए मेरी बात, पिरामिड, दो पिरामिड्स, पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास, ये स्ट्रेट भी होगा और इनवर्टेड भी होगा, स्ट्रेट भी होगा और इनवर्टेड होगा, और ये क्या होगा? ओनली स्ट्रेट। अभी बताएंगे कि नहीं सर, अब कैसे आएगा? देखो देखिए, पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड इस तरह 3 तरह बना लीजिए। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ, अभी कच्ची सिलाई हो रही है, अभी थोड़ा सा वो कर लें, कुछ बाकी करेंगे, पहले समझ तो लो, अभी बताता हूँ। 15 मिनट तो बैठना है, क्या करोगे सब? उसको हिंदी में बोलते हैं जीव संख्या का पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड, और दूसरा बोलते हैं जीव भार का पिरामिड, और तीसरा बोलते हैं ऊर्जा का पिरामिड। जीव संख्या का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड। समझ आएगा? टाइम होगा 10, 5:15 थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं।
10 और 5 10 और 15 11 चलिए ठीक है, अभी टाइम है, हम समझते हैं इससे पहले। देखो पिरामिड काहे के लिए बनाया गया? पिरामिड काहे के लिए बनाया गया? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक तरीके का है पिरामिड क्यों बनाया गया? क्या सर, आसानी से ताकि समझ सके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं, फूड चेन, फूड चेन में जो रिलेशन है अलग अलग प्रॉफिट का, उनको ग्राफ के रूप में दिखाने के लिए बना। ये होता है क्या हो रहा है यार? बंदर है। अच्छा, हम तो कहाँ कौन बड़ा जगह। अब देखिए, बताने का मतलब है ना कि होता आदमी पढ़ के खत्म कर देता, मतलब हुआ क्या? तो सारा जो पिरामिड बनना है वो फूड चेन का रिलेशन दिखाने की कोशिश करता है। देखो, अब छोटी सी बात है, फूड पिरामिड में एक चीज कम, एक चीज और पहले फार्मूला बना ले, उसके बाद जो नीचे की तरफ रहेगा हमेशा प्लांट रहेगा, अब ऊपर पहली बात जो नीचे की तरफ प्लांट और ऊपर की तरफ कंज्यूमर, T2 T3 इस तरफ होगा, पहली बात। दूसरी बात, पिरामिड जो होगा चाहे इस तरह का बनेगा चाहे इस तरह का बनेगा, तो जो चीज यहाँ पे रखी जाएगी यहाँ ज्यादा रहेगी कि यहाँ ज्यादा रहेगी? ज्यादा रहेगी। और अगर उल्टा बनेगा तो यहाँ ज्यादा रहेगी यहाँ ज्यादा रहेगी? ये भी आप बस। अब देखिए, अगर हम पहला उठा लेते हैं, क्या इसको हटाते हैं? हटाएं इसको? हटा देगा। नीचे की तरफ समझो क्या रहेगा? प्लांट रहेगा, और ऊपर की तरफ। अब अगर पिरामिड सीधा बनना है तो बेस वाला, तली वाला जो हिस्सा है उसमें ज्यादा रहेगा, और जैसे ऊपर जाएंगे पतला कम होता जाएगा। अगर ऊपर बनना है, उल्टा बनना है, तो यहाँ ज्यादा होगा यहाँ ज्यादा होगा। अब हम ज्यादा कम किस रिस्पेक्ट ले रहे हैं? अगर नंबर के रिस्पेक्ट में रहेंगे तो नंबर वाली बात करेंगे, मास की बात करेंगे, बायोमास तो बायोमास की बात करेंगे। अब हमने उठाया, क्या उठाया? पिरामिड ऑफ नंबर। अब देखो, हमने कहा ये सीधा भी बनेगा और उल्टा भी बनेगा। नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह। अब देखो, एक फॉरेस्ट ले लिया या एक खेत ले लिया, एग्रीकल्चर फील्ड, क्या ले लिया? एक फॉरेस्ट ले लिया या एग्रीकल्चर। हम तादाद गिनेंगे, चलो धान की खेती है, इसमें बढ़िया लहला आ रही, ठीक। अगर आप बताओ एक धान का खेत है और उस धान के खेत में बहुत सारे कीटू भी तो होंगे जो खा रहे होंगे, कहीं कुछ और टीटू छोटे छोटे कीड़े होंगे, और कीड़े को भी कौन खा रहा होगा? कि बड़ी चिड़िया भी खा ले रही होगी। तो अगर गिना जाए कि T1 ज्यादा है कि T2 ज्यादा है कि T3 ज्यादा, तो कौन घास के मैदान में या एग्रीकल्चर के फील्ड में या जंगल में नंबर किसका होगा ज्यादा? T1 का ज्यादा होगा। तो T1 का ज्यादा हुआ तो नीचे वाला इस तरह रख देंगे, ये T1 यदि घास का मैदान ज्यादा है, तादाद गिनेंगे 1 2 3 तो ज्यादातर घास के मैदान के पौधे आ जाएंगे या
धान क्या आता है, जंगल में आ जाएगा, कोई बहुत सारे महीने पौधे हैं, तो तादाद ज्यादा है इसकी। धान के ऊपर या गेहूं के ऊपर भूलका होगा, कीड़ा हुआ तो खा रहा होगा, तो वो टीटू हो जाएगा। और अचानक थोड़ी देर बाद एक बेहतरीन चिड़िया आई और उसको सबको लपेट दिया। तो अगर चिड़िया का नंबर देखा जाए और जो पौधे जो पौधों को खाने वाले कीड़े देखा जाए तो चिड़िया का नंबर कम होगा। तो ये पिरामिड ऊपर स्टेट बन गया कि नहीं बना? अब देखिए, आपने अभी कहा पिरामिड ऑफ नंबर उल्टा भी हो सकता है, ये कैसे? ठंडे प्रदेशों में ठंडा ऐसे ही होता है। अगर अभी हम नंबर की बात कर रहे हैं, मान लीजिए रेगिस्तान, जैसे मान लिया वाटर कैसे होगा, रेगिस्तान या ठंडे प्रदेशों में जहाँ वनस्पतियाँ नहीं है वहाँ पे अगर ठंडे प्रदेशों में वनस्पतियाँ नहीं आएंगी तो एनिमल्स नहीं, एनिमल्स तो है ऐसा की तरह एक दो तो भालू दिख जाएंगे, उतना काई बहुत सारी मिल जाएगी। नंबर काई की ज्यादा होगी, भालू ज्यादा हो जाएगा। तालाब में से तालाब अब देखिए मेरी बात इसमें क्या है, एक घना सायादार पेड़ घना है और साया सेट। हमने बात वही साया वही छाया, सही कह रहा है। नीचे क्या रहेगा, सदैव हमने अभी पहले फॉर्मूला क्या बताया था, घास नीचे P1 रहेगा पौधा, हमने कहा था, और 0 ऊपर रहेगा, ये तो बताया था। हमने यही तो कहा था, ये दिखाई पड़ेगा वाला। हमने क्या बताया था कि पौधे T1 सदैव नीचे रहेंगे और कंज्यूमर ऊपर रहेंगे, ये तो बताया था। सुनिए मेरी बात, इसी पेड़ के ऊपर हो सकता है बहुत सारे कीड़े छोटे छोटे होंगे ना, और इस कीड़े की संख्या मान लिया 100 और इसी पेड़ के ऊपर 10 चिड़िया के बैठ गई, तो चिड़िया कीड़े खा रही, कीड़े पेड़ खा रहे, पेड़ की संख्या कितनी है, तो पेड़ एक है, तो T1 हमेशा सदैव नीचे की तरफ रहेगा। कीड़ा क्या था, ज्यादा था, वो था, तो हमेशा ऐसे ही तो तीर बनेगा। यस सर, पेड़ का एक और कीड़ा और चिड़िया की संख्या ज्यादा है ना, चिड़िया ज्यादा है, एक पेड़ में 10 चिड़िया वाली बैठी है और पेड़ एक है, तो हमेशा चिड़िया कंज्यूमर हुई ना, अब पेड़ ऑटोट्रॉफ है, तो पेड़ एक ही है और चिड़िया हो जाता है, ज्यादा वाला इस वाले चौड़े उसमें आएगा ना, तो T2 इसमें हो गया, T1 इसमें हो गया, उल्टा बन गया, नहीं बना, क्योंकि हम केवल नंबर गिन रहे हैं, अभी बायोमास नहीं कर रहे हैं। बायोमास होता तो सीधा हो जाता। नहीं समझ में आई बात, चलो अगर नहीं आई तो यही कि ये जो बायो नंबर जो बना, कहाँ उल्टा बनेगा कहाँ सीधा बनेगा, अब किस विज्ञान का, मेरी बात जो फूड चेन बहुत सारी बात नहीं बता पाए, तो कौन सा बहुत बड़ा हो गया, क्या कर रहा है, कोई घबराई कुछ नहीं, ये तो सब तो देखिए फूड चेन है, जो श्रृंखला बनी है T1 T2 T3 को, इसी को हम रिलेशन में ग्राफ के रूप में पेश कर रहे हैं आपके सामने, बस ये बात है। अब हमने बताया कि जो फूड चेन है, जो पिरामिड को रूप देकर है, इकोलॉजिकल पिरामिड है। अब इकोलॉजिकल पिरामिड को हम 3 तरह से डिवाइड करते हैं, एक पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब हम T1 T2 T3 को रिलेशन केवल नंबर से कर रहे हैं। हमने देखा घास का मैदान, मान लिया घास का मैदान,
तो घास T1 है कि T2 है कि T3 है? T1 अब हमने नंबर की केवल बात की पिरामिड ऑफ, तो घास अगर T1 है और घास के ऊपर कुछ जीव होंगे ना, उसको खा रहे हो तो वो जीव खाने वाले T2, और हो सकता है इसको भी कुछ खाने वाला हो तो क्या होगा? T3। अब घास के मैदान में नंबर गिना जाएगा T1 का, T2 का, T3 का, नंबर गिना 1 2 3 वाला। तो घास के मैदान में घास का नंबर ज्यादा होगा कि T2 का ज्यादा होगा? घास का ज्यादा। T2 कैसे होगा भाई? घास वहीं में बहुत सारी घास है ना, बहुत सारी, तो ये ज्यादा होगा। जब ज्यादा होगा तो पिरामिड हमेशा चौड़े वाले हिस्से में कौन है ज्यादा वाला रखा जाता है। और हमने ये भी कहा कि नीचे हमेशा पौधा रखा जाएगा। तो T1 ये हो, जो T1 को खाएगा वो T2 हो जाएगा, जो T3 को खाए T2 खाए T3 होगा। सीधा कोई दिक्कत? अब हमने कहा कि पिरामिड ऑफ नंबर उल्टा भी हो सकता है। उल्टा कैसे हो सकता है? हमने एक पेड़ ले लिया, एक पेड़ ले लिया, ये एक पेड़ है, पेड़ की संख्या कितनी है? और इस पेड़ के ऊपर चिड़िया कितनी है? मान लिया हर वक्त देखो कौवा, छोटी छोटी चिड़िया रहती नहीं है, तो कम से कम 3-4 चिड़िया तो मिनिमम मिल जाएंगी। तो इसके ऊपर पनाह लेने वाले कितने हैं? चिड़िया हैं। तो चिड़िया की संख्या ज्यादा है ना, और पौधा एक, तो चिड़िया तो खाना खुद नहीं बना पाएगी, खाना केवल T1 बना पाएगी। तो T1 जो होगा वो की संख्या क्या होगी? कम है, और इसके ऊपर खाने वाले लोग ज्यादा हैं, और जो ज्यादा होंगे वो चौड़े वाले हिस्से में आएंगे कि नहीं आएंगे? और पेड़ तो केवल एक ही। हमने ये भी बताया कि हमेशा नीचे की तरफ T1 रहेगा, कंज्यूमर ऊपर रहेगा। तो T1 पेड़ नीचे की तरफ रहेगा, तो पेड़ की संख्या चूंकि एक है इसीलिए ये पतले वाले मान जाएंगे, और ये ऊपर खाने वालों के तो ऊपर आ गई। और यही जब घास का मैदान था तो पेड़ की संख्या, घास के पौधों की संख्या बहुत ज्यादा थी ना, तो जब बहुत ज्यादा थी तो हमेशा घास नीचे रहेगा, ज्यादा रहेगा तो चौड़े वाले हिस्से में आ जाएगा, घास आ जाएगा। तो ये उल्टा सीधा हो गया। नहीं समझ में बात आई? अगर नहीं आई जान लेना, अगली बार टेस्ट होगा उसी पर जाओगा। बहुत नॉर्मल है, ठीक है? अब देखिए मॉडल्स में लिखा है कि एक फार्मूला बना करके, लेकिन चीज तो समझ लो। अब देखिए पिरामिड ऑफ बायोमास, बात समझे? हो गया, छोड़ो। उसको समझा दीजिए अब देखिए एक जंगल है, क्या है? जंगल, जंगल है, बहुत सारे पेड़ होंगे। अगर सभी पेड़ को काटा जाए और तौला जाए, और जंगल के ऊपर जो जानवर होंगे T2 होंगे उनको तौला जाए, और T3 को तौला जाए, तो सबसे ज्यादा किसका भार होगा? पेड़ों पेड़ का। भाई 4 पेड़ काट दो तो भार पूरा हो जाएगा। तो जिसका बायोमास करेंगे तो हमेशा T1 नीचे रहेगा कि ऊपर रहेगा? नीचे T1 रहेगा। अब भार के रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा भार किसका होगा? पेड़ का। तो पेड़ सबसे ज्यादा भार होगा, और जो T1 को खाएगा उसका भार T2 रहेगा। सीधा बन गया ना?
कि नहीं बना? नहीं। अब दूसरा मसला है उल्टा। समंदर है, समंदर तालाब इलाका। समंदर तालाब जो भी हो, तालाब। अब देखो समंदर के अंदर या तालाब के अंदर संख्या किसकी ज्यादा होगी? एल्गी की होगी कि मतलब T1 की ज्यादा होगी कि T2 T3 की ज्यादा होगी? जलीय जंतुओं के सर, जलीय जंतुओं की संख्या T2 T3 की ज़्यादा होते हैं। देखो काई का नंबर ज्यादा होगा, लेकिन मेरी बात सुनो, लेकिन मैं क्या हूं यहाँ पिरामिड ऑफ बायोमास की बात कर रहा हूं। तो जो जितनी काई है जो प्रकाश संश्लेषण कर रही है उसको तौला जाए, और उस जीव तालाब के अंदर एक समुद्र के अंदर जो मछलियां हैं उनको तौला जाए, तो तादाद किसका ज्यादा भार होगा? मछलियों का। तो T1 जो होगा वो नीचे हो जाएगा क्योंकि इसका संख्या क्या है, भार क्या कम हो जाएगा ना, और जो ऊपर होंगे उनका भार ज्यादा होगा कि नहीं होगा? इन्वर्टेड बन गया नहीं बना? नहीं समझ में आई? हम समझ गए, क्योंकि तो खुशी नहीं मिलती है तो चेहरे पे दिख जाता है। मैंने कहा एक समंदर है, समंदर के अंदर T1 है कि नहीं है? वो प्रकाश संश्लेषण करेगी, लेकिन सारे प्रकाश संश्लेषण एलईडी को बाहर निकाल के तौला जाए, और उसी समंदर के अंदर जो T1 T2 T3 T4 है उनको तौला जाए, तो भार किसका ज्यादा होगा? यहाँ भार तौलने वाला हो रहा है, सहवालों की संख्या ज्यादा होगी, नंबर ज्यादा, लेकिन भार तो कम होगा ना। तो अगर इसको देखा जाए तो हमेशा T1 नीचे रहेगा, भार कम होगा इसका, ऊपर जो होगा उसका ज्यादा। उल्टा बन गया कि नहीं बन गया?